चाइना से आने वाला बड़े लेवल पे आयात और निर्यात को कब बंद किया जा रहा है, कब ऑफिशियल तौर पर यह बयान आएगा जो वीवो का टैग लगता है वो कब हटाया जाएगा, कब ऑफिशियल तौर पर बयान आएगा कि जो भी चाइना से व्यापार करेगा उसका भारत से उसकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा। आप इन ऐप के माध्यम से चाइना की कमर तोड़ देंगे क्या? दिवाली देश में मनती है, सारा व्यापार सारा कुछ बाजार पे कब्जा चाइना का होता है। होली हमारे देश में मनती है, लेकिन पिचकारी से लेकर तमाम गुलाल रंग सारा कुछ चाइना से आता है। तो चाइना का बाइकआउट ऐप से नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार, बिल्कुल ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल इन जैसों के लिए किया जाना चाहिए। ये लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करवाने के लिए देश की जनता को मजबूर करते हैं। आपको समझ नहीं आती कि वो भी एक विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का नहीं आप सम्मान करते तो कम से कम आप मुख्यमंत्री की कुर्सी का तो सम्मान कीजिए। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो सत्ता की दलाली करते हैं, पत्रकारिता के नाम को अपमानित करते हैं, देश के अंदर पत्रकारिता जैसे शब्द को, जो पत्रकारिता, इन्हें पत्रकारिता का अर्थ नहीं पता, पत्रकारिता का संदर्भ नहीं पता, पत्रकारिता की व्याख्या नहीं पता, ये लोग पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो विपक्ष का अपमान करते हैं। अगर आप एक बात बताइए, इस देश में अगर विपक्ष सत्ता से सवाल करना विपक्ष का काम नहीं है तो कि वो सवाल करने का काम किसका है? आप एक बात बताइए, आज आंख में आंसू आ गए जब 2014 से पहले का एक अखबार मुझे रद्दी के अंदर मिला। उसमें लिखा हुआ था कि भाजपा की सरकार आ जाने के बाद इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वाह गुरुजी, आपको मान गए। आपकी झूठ बोलने में ना सरहद है ना सीमा है। आपने तो लोगों की इनकम ही खत्म कर दी। ना रहेगा बांस और ना बजूगी बांसुरी। जब इनकम ही नहीं है तो इनकम टैक्स कहां से देंगे? हम देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, उनकी कुर्सी का सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, देश के तमाम सत्ताधारी लोग जितने भी लोग हैं, हम सबको जी लगा के और आदर सम्मान के साथ में बोलते हैं, क्योंकि हमें उनसे कोई मतभेद नहीं है। हमें मतभेद है तो इस बात से है कि देश की जनता क्यों परेशान हो रही है, इस आम जनता ने जो आपको वोट दिया है वो क्यों परेशान हुए। पर अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार, और वो दलाल पत्रकार जो देश के शहीद, जो सरहद पे जवान शहीद हुए हैं, उनका अपमान करते हैं, तो वाकई ही इस तरीके की घटना और इस तरीके की बात दिल को दुखद कर देती है और दिल को आघात पहुंचाती है। और ऐसे पत्रकारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे पत्रकारिता करने का हक भी छीन लिया जाना चाहिए। इससे पहले पत्रकारिता का कभी अपमान ना हुआ है, ना मुझे कभी भविष्य के गर्भ में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग, ये ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी आपसी रंजिश के कारण विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं। पत्रकारिता का अर्थ होता है कोई भी सरकार हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, पत्रकारिता का पूर्ण रूप से अर्थ है देश की जनता को, देश की जो जनता परेशान हो रही है उनके मुद्दों को उठाने का काम करना, आम मुद्दों को, छोटे छोटे मुद्दों को, स्कूली सुविधाओं के मुद्दों को, सरकारी मुद्दों को, शिक्षा के मुद्दों को, स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर करना और देश की जनता तक पहुंचाना। दूसरा, पत्रकारिता का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो देश के अंदर घटनाएं घट रही हैं, जो देश के अंदर इकोनॉमी डाउन हो रही है, देश के अंदर जो जीडीपी डाउन हो रही है, उसको देश की जनता के माध्यम तक पहुंचाना। जी न्यूज किसका चैनल है आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जी का चैनल है जी न्यूज। अगर जी न्यूज का कोई भी पत्रकार सच्चाई को दिखाने का कार्य करता है या प्रयास भी करता है तो उसके प्रयास को असफल करके सीधा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार आज घर पे बैठे हुए हैं, उसका कारण है यही कि उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता को चुना और इस देश को निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद है, पर इस देश के नेताओं को निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, चाहे मीडिया हो या बीजेपी के नेता हो, वो लगातार विपक्ष पे हमलावर हो रहे हैं। जैसे साध्वी प्रज्ञा का बयान आता है कि किसी विदेशी महिला का बेटा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, उन्होंने बगैर नाम लिए राहुल गांधी पे हमला बोला। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भारत देश में रहते थे, भारत देश की भूमि में उनका जन्म हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हों के पास 1947 में, जब उससे पहले ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब से गांधी परिवार के पास पूर्ण रूप सारी सुविधाएं हैं, लेकिन
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी जैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, इन लोगों ने सोचा, नेहरू जी ने सोचा कि हमारे पास भले सुविधा है लेकिन हमें सुविधा इस देश के तमाम लोगों को लेनी है। इसीलिए उन्होंने देश की आज़ादी की मशाल को उजागर किया, देश को आज़ाद कराया और देश को आज़ाद कराया उस समय उन अंग्रेजी दरिंदों से। एक बार फिर आज हमारा देश गुलाम हो चुका है इन सियासती दरिंदों का। इन्हें सियासत से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, ना देश की जनता से प्यार है, ना देश की जनता की मर रही है तो मरने दें। इन्हें देश की जनता से रद्दी भर भी प्यार नहीं है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहुल गांधी में राष्ट्रवाद नजर नहीं आता? देखिए, अगर राष्ट्रवाद का परिचय देना चाहती हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो मालेगांव बम ब्लास्ट की फाइल को पुनः खुलवाया जाए, उस पर कानूनन कार्रवाई की जाए और उस पर पुनः सारी इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए, फिर पता चलेगा कि राष्ट्रभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। इसका फैसला कानून करेगा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती है और मोदी जी ने खुद कहा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं गई। एक साथ कई बार दोनों को प्रोग्रामों में देखा गया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो सिर्फ एक जनता का माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है, जो जनता को गुमराह करने की बात है। मैं आपको बता दूं कि आप एक बात सोच के देखिए ना, क्यों देश की जनता के मुद्दों को डाइवर्ट किया जाता है। आपको नेता बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जाकर कांग्रेस को उखाड़ के लाएं या नेहरू जी की बात को ले आएं या आप कभी पाकिस्तान की बात को ले आएं। अरे आपको इंडिया का नेता बनाया गया है, भारत देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, भारत देश का राष्ट्रपति चुना गया है, भारत देश का गृह मंत्री चुना गया है। आपसे देश की जनता उम्मीद करती है कि आप बात करेंगे तो भारत के बारे में बात करेंगे। आप एक बात बताइए, सबसे पहले अभी आपने देखा कि देश के अंदर एमपी के इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन अभी खत्म हुए, कुछ ही समय हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पुनः प्रधानमंत्री के कुर्सी को संभाला है। पर आप एक बात बताइए, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से पठानकोट की बात की गई, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की बात की गई, उसी तरीके से आज जब बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश का इलेक्शन है तो उसके अंदर से एक बार फिर चाइना का मामला उजागर हो रहा है। क्यों इस देश के अंदर चुनावी मुद्दों की बात नहीं की जाती? क्यों इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार की बात नहीं की जाती? क्यों इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की बात नहीं की जाती? क्यों इस देश के अंदर किसानों की बात नहीं की जाती? क्यों इस देश के अंदर मजदूरों की बात नहीं की जाती? अरे जनाब, वो मजदूर जो हमारा घर बनाता है और खुद झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो मजदूर जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाता है और खुद पैदल चल के घर जाता है, क्यों हमें तरस नहीं आता इनकी बातों पर? देश के अंदर आपको और हमें सबको समझना होगा कि इस देश के अंदर अगर चुनावी मुद्दों की आपको बात करनी है तो आप और हमें और देश के तमाम हिंदुओं को समझना होगा कि ना तो हमें भगवान की बात करनी है, भगवानों की जगह मंदिरों में है, भगवान की जगह मस्जिद में है, भगवान की जगह चर्च में है, भगवान की जगह गिरजाघर में है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, कहा जाता है कि साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं, आरएसएस की तरफ से इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। देखिए, इस बात के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कई तरीके के विवादित बयान दे चुकी हैं और अभी मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले उनकी आर्थिक स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी। स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी, उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि आप देश की जनता के साथ में आपने जो दोगलापन किया है, सरहद पे खड़े जवानों के साथ में जो आपने अपमान किया है, ये उसी का आप फल भुगत रही हैं। और जो इस देश के अंदर रहकर भारत देश के जवानों की हिफाजत, उनकी सरहद को लेकर, उनकी किसी भी तरीके की बात को लेकर अगर गलत या अपशब्द कहेगा तो उसकी हालत इसी प्रकार से होगी। और भारत देश में अगर जिसको भी रहना है तो उसको सम्मान करना होगा हमारे देश के हर एक नेता का, हर एक विपक्ष के नेता का, सत्ताधारी नेता का, हर एक जवान का, वरना उसके लिए और भी देश खुले पड़े हैं, वो वहां जाकर खूब विवादित बयान दे सकता है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा, मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कहा कि हम 59 जो ऐप्स हैं चाइनीज के, उन्हें बंद करने जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सिर्फ एक ड्रामा है और ढोंग धतूरा है। आपने 43 ऐपों को बंद करा है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है और देश के प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। पर आप ये बताइए, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कब बंद कर रहे हैं? चाइना से आने वाला बड़े लेवल पे आयात और निर्यात को कब बंद किया जा रहा है? कब ऑफिशियल तौर पर यह बयान आएगा, जो वीवो का टैग लगता है वो कब हटाया जाएगा? कब ऑफिशियल तौर पर बयान आएगा कि जो भी चाइना से व्यापार करेगा उसका भारत से उसकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा? आप इन ऐप के माध्यम से चाइना की कमर तोड़ देंगे क्या?
दिवाली देश में मनती है, सारा व्यापार सारा कुछ बाजार पे कब्जा चाइना का होता है। होली हमारे देश में मनती है, लेकिन पिचकारी से लेकर तमाम गुलाल रंग सारा कुछ चाइना से आता है। तो चाइना का बाइकआउट ऐप से नहीं होगा। हाँ, हालांकि शुरुआत है और इसमें हम सभी साथ खड़े हैं, क्योंकि जब बात देश की बात आती है, देश के संविधान की बात आती है, देश की हिफाजत की बात आती है, तो हमारे लिए ना कोई सरकार है ना कोई सत्ताधार पार्टी है। हमारे लिए पहले ये देश है, इस देश की मातृभूमि है, और इस देश की मातृभूमि से हर एक व्यक्ति प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस देश की मातृभूमि से इस देश का हर एक व्यक्ति प्यार करता है, और आपको उसकी देशभक्ति का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है।